नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ किरण। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इस बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, देखिए, बिहार के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और दिल खोल करके मतदान किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो इस बार पहले चरण में कुल 65.08% मतदान दर्ज किया गया और यह आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 7.79% है और 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की हम बात कर ले तो उसके मुकाबले में 8.8% ज्यादा है। देखिए, चुनाव आयोग का यह कहना है कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार सबसे बेहतरीन बम्पर मतदान हुआ है। 6 नवंबर की सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी। आपने भी देखा होगा, इंडिया डेली ने वो तमाम तस्वीरें जो है आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से वहां पर सुबह से ही लंबी कतार है। बिहार की महिलाओं, बिहार के युवाओं में मतदान को लेकर के एक खासा जो है उत्साह दिखाई दिया। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का भी जोश बहुत हाई था और पहले चरण में देखिए 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुआ है और वहीं शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में पहले चरण का जो मतदान है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो पूरी हुई है। अब दूसरे चरण के मतदान की बारी है जो कि 11 तारीख को होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां भी हैं। ऐसे में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, यानी कि ईवीएम में उनकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। अब देखिए, यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने भी दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की जो ताकत है अपनी, वो पूरी तरह से झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर के चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। बहुत महत्वपूर्ण है सीमांचल का क्षेत्र। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से देखे नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। और वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी यह साबित करना बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। इसके अलावा देखिए कि हैदराबाद के जो भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के लिए एक प्रमुख चेहरा है बिहार के अंदर में, उनके लिए भी बिहार में अपनी साख को बचाए रखना चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया था, लेकिन क्या इस बार भी उनका ये जादू चल पाएगा? इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इसमें आपको हम बता दें, देखिए, पहले चरण में मतदान कितना हुआ है। 2025 का ये जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है 65.08%। अब 2000 यानी कि 5 साल पीछे चले जाइए, 55.68%। अब ऐसे में आप आइए कि बम्पर वोटिंग जो हुई है वो कहां हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो कुल मिलाकर के वोट का प्रतिशत 57.29, ये तो 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ औसत अगर देखा जाए तो 56 के करीब प्रतिशत रहा। अब 18 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जो है वो होनी है। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो होगा। दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जो है यहाँ पर झोंक दी। और देखिए, लोकसभा का जो हम औसत यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बताएं कि बम्पर वोटिंग, क्योंकि मोकामा में ऑलरेडी जो है किस्मत कैद, क्योंकि वहां से अनंत सिंह आते हैं और काफी दिग्गज वहां से उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, इसलिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राघोपुर, तेजस्वी यादव बहुत महत्वपूर्ण और उनकी किस्मत भी कैद हो चुकी है। मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन की तरफ से। और ऐसे में आप ये देखिए कि ये दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के दम भरा गया था और वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जो है महागठबंधन की तरफ से की गई थी, उसका कितना असर दिखा है, इन तमाम पहलुओं पर हम जो है चर्चा करेंगे। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी के, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत मिश्रा जी है, प्रवक्ता एलजेपी के हैं, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र यादव जी, आपका रुख करते हुए इस बम्पर वोटिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि पैटर्न जो बता रहा है उसी के लिहाज से आप देखेंगे, क्योंकि पैटर्न में भी बदलाव होता है, उस नजरिए से आप देखेंगे। दो नजर है, दो में से कौन से आपके लिए सही? जी नमस्कार जी। जैसा कि आपने बताया
जो बिहार के चुनाव में पैटर्न दिखा, निश्चित तौर पे पिछले लगभग 20-25 वर्षों का जो चुनावी पैटर्न था, वो पैटर्न से बिल्कुल जो पिछला चुनाव हुआ वो इसके एकदम इतर है। और इतर इसलिए है कि बिहार की जनता इस भ्रष्ट कुशासन सरकार से इतनी तंग आ चुकी है। एक तरफ महंगाई की मार, बेरोजगारी का आलम, बिहारियों को अन्य प्रदेश में रोजगार के नाम पे जो जाते हैं वहां उन्हें अलग से गाली सुननी पड़ती है। शिक्षा का स्तर बिहार में जग जाहिर है, स्वास्थ्य सेवाएं जग जाहिर है। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने तमाम विषयों को, एक सरकार जो पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार के ऊपर शासन कर रही थी, उनकी नाकामियों को, यानी आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहाँ पर काम करेगा बड़ी मुखरता के साथ। यानी जितेंद्र जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा, आपका ये कहना। लेकिन चलिए पहले हम बिहार की जनता ने ईवीएम के माध्यम से अपना जबरदस्त वोटिंग कर करके विरोध करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हम पैटर्न पे ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि यही पैटर्न जो है हमने देखा हरियाणा के चुनाव में भी। 65 से ज्यादा प्रतिशत वहां पर वोटिंग हुई है, 67 के करीब। लेकिन सरकार बनी किसकी? वापस से बीजेपी की सरकार बन गई। कैसा नहीं लग रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है शायद बिहार में भी उतना काम ना करे और प्रो इनकम्बेंसी में आ जाए? हरियाणा के अंदर जो जितनी वोट ऑफ परसेंटेज में चुनाव हुए, लेकिन हरियाणा चुनाव के जब खुलासे होना चालू हुआ तो यह देखा गया और देश ने देखा कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर वोटों को मैनेज किया गया। और इसका पुख्ता सबूत हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात की, यानी बिहार में मैनेज नहीं किया गया पहले चरण में। रखा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है 25-25 जगह पर वोटिंग कर रहा है, एक घरों के अंदर 500-500 लोग। जी जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है। इसका मतलब पहले फेज में जो ये बम्पर वोटिंग हुई, इसको जिस पैटर्न में आप लेके चल रहे हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो है तमाम चीजें हुई है, यानी यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं किया गया है, या वोटों को यहाँ मैनिपुलेट नहीं किया गया है। निश्चित तौर पे यहाँ भी मैनिपुलेशन हो रहा है। आप देखेंगे, आप पूरे सोशल मीडिया तो मैनिपुलेशन हो रहा है, तो फिर अपनी जीत का दावा कैसे करें? तब एनडीए की जीत मैं बता रहा हूं ना आपको कि आप किरण जी, आप देखेंगे कि किस प्रकार बिहार के वोटरों का नाम काटा जा रहा है। आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर सारे विजुअल्स हैं, किस प्रकार लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, किस प्रकार लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। ये तमाम ठीक है। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। निशांत जी का हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर में वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले ये बम्पर वोटिंग का पैटर्न किस तरफ जा रहा है, क्या बता रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी है या हरियाणा वाला ही यहाँ पर चलेगा, प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर आ जाएगा, कैसे देखते हैं? किरण जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोटिंग का जो पैटर्न बदला है, ये वोटिंग का पैटर्न पिछले बार से भी, पिछले बार से और पिछले बार से लगातार ये पैटर्न बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने की वजह क्या है कि बिहार में मुद्दे पे राजनीति हो रही है। मुद्दे का मतलब है कि डेवलपमेंट पे बिहार में राजनीति है। बिहार जो है, पहले जो उलूल जुलूल मुद्दों के साथ बिहार की राजनीति होती थी, वो इस बार शिक्षा, रोजगार, पलायन पर आ गया है। और आप देखिए कि पिछले 20 सालों में जिस तरह से स्थानीय सरकारों ने काम किया है, वो चीजें दिख रही हैं। और जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता ने सवाल उठाना शुरू किया है और उन तमाम चीजों को लेके, वो अपने चाहे 17 महीने के अपने कार्यकाल को लेके दिखाता हो या इनका 20 साल हो, ये सब पूरा पैटर्न जो है वो डेवलपमेंट पर आके खड़ा हो गया है। और महिलाओं का देखिएगा कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा इस पे आके खड़ा है, या डेवलपमेंट हुआ उस पे चीजें चल रही थी और उस पर ये बम्पर वोटिंग कैसे नहीं हुआ? अरे भाई, जिस बदहाल, जिस खस्ता हाल बिहार की कल्पना होती थी, जो बिहार जो है उतने कम बजट के साथ अपना बजट लेके चलता था, आज वो बिहार लाखों करोड़ों के बजट पर बात कर रहा है। और डेवलपमेंट लगातार केंद्र की सरकार का मदद मिला बिहार में, और लगातार ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार के साथ जो है बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ,
शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, वो जनता के बीच गया है। और इसमें नो डाउट, इसमें 20 साल की सरकार है, थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, वो भी दिखता है। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न हुआ है युवाओं का और महिलाओं का, सबसे ज्यादा महिलाओं का, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की कौन कौन सी योजना, चाहे प्रतिपक्ष के नेता ने लाया, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों ने लाया है, वो इसका असर कर गया। दूसरी बात किरण जी, जिस बात पर विश्लेषक भी बात नहीं कर रहे हैं, मैं उस तरफ आपको इशारा आपके चैनल डॉक्टर के फिरोज माध्यम से मंसूरी कर जी, रहा हूं। मैं आऊंगी, वो ये महत्वपूर्ण मुद्दे को आप रखिएगा, पॉइंट्स को अपने पास रखिएगा। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में क्या कुछ कहा है वो हम पहले सुन लेते हैं, दर्शकों को सुना देते हैं, फिर हम चर्चा को आगे लेकर के चलेंगे। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। तो प्रधानमंत्री को सुना, कुछ देर पहले उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था। मैं चाहूंगी जितेंद्र जी इस पे आप अपना रिएक्शन एक दीजिए। 65 वोल्ट का झटका उन्होंने कहा जंगल राज को दिया। उसके बाद डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी मैं आपके पास आती हूँ। निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने 65 वोल्ट का झटका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एलआई को दिया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में कहा, तो यह संबोधन ये उनके लिए स्वतः ही लागू होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार बिहार में बदलाव की एक लहर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस इतने बड़े लोकतंत्र का अगर सर्वोच्च लीडरशिप की भाषा इतनी बिलो कैटेगरी का हो कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। मतलब आप समझिए कि देश का सशक्त नेतृत्व, एक मिनट, देश का सशक्त नेतृत्व अगर शिक्षर कट्टा और चढ़ाई माने गाड़ी चढ़ा देंगे, अगर इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का अगर शीर्षस्थ नेतृत्व इस तरह की भाषा का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बौखलाहट उनके अंदर हार की समा गई है, और हार की बौखलाहट में अमर्यादित शब्दों का बिहार की जनता के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हम जवाब देंगे। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आप जो एक पॉइंट कहना चाह रहे थे वो अपने पॉइंट को रखिएगा, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊंगी। एक तरफ तो बात आ रही है कि 10,000 रुपया जिस तरह से बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने दिया, वो तो दिखता है। साथ साथ यह भी दिखता है कि प्रतिपक्ष के नेता ने उसको 30,000 रुपया कर दिया। तो ये वादे थे, एक विश्वास था कि भाई हम देते हैं, हमने दिया है। ये दो मैटर फंसा। तीसरा एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मैं खास तौर पे इंडिया लाइव, इंडिया चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं विश्लेषण में नहीं आया होगा। ये बात एसआईआर के बाद ये चुनाव हो रहा। एसआईआर पे पूरे देश में बवाल मचा। आप जानते हैं प्रतिपक्ष के नेता ने किस तरह से वोट चोर, गद्दी छोड़ और क्या क्या नहीं कहा। तमाम मतदाताओं के जहन में यह भी बात है कि एसआईआर के बाद हमारी नागरिकता प्रूफ हो गई है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तो वो उनको पुष्टि करने के लिए वो मतदान केंद्र में जा रहे हैं। तो यानी इसका नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव असर जो है वो जनता के ऊपर में पड़ा, और ये वोटर अधिकार यात्रा। किरण जी दोनों तरफ, दोनों जो भी मतदाता जा रहे हैं वहां पे बढ़ चढ़ के, जो नहीं जाना चाहते थे कभी भी कि नहीं मतदान छोड़ो ना क्या होगा, देखे जो सुस्त हो जाते थे, किसी वजह से नहीं जाते थे, इस बार वो जानबूझकर बूथ पर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह पता लगाना है कि मेरा नाम है कि नहीं। दूसरा यह पता लगाना है कि ऐसा तो नहीं मेरा नाम कट गया, और वोट देंगे तो साबित हो जाएगा कि नहीं हम नागरिक हैं।
तो ये भी एक ट्रेंड जो है, जो ट्रेंड को बढ़ा लेकिन उसके दिया। पहले तो उनको वोटर आईडी कार्ड मिला होगा ना सर, नया। वोटर आईडी कार्ड के बाद भी देखिए, वोटर आईडी कार्ड के बाद भी जब वो वहां गए तो उसको नहीं मिला ना। कई ऐसे लोगों की शिकायत है कि वोटर आईडी होने के बाद भी बूथ पड़ गए तो उसका नाम नहीं था, वो लौट रहे थे। कई विजुअल आपने इतनी देखा होगा। बड़ी गलती मैं चुनाव कहता आयोग हूं कैसे कि कर जाएगा? SIR के बाद नहीं, मैं जनता थोड़ा सा को इसमें ये हूं कि इतनी बड़ी गलती चुनाव आयोग की तरफ से कैसे हो जाएगी कि आपने वोटर आईडी कार्ड किसी को दे दिया और आपका नाम लिस्ट में ही नहीं है जो वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे। मैं चाहूंगी राहुल आनंद जी। कई स्तर, ये मैंने क्या कहा आपको कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कई स्तर पर हुआ है। इसके प्रशासनिक स्तर भी है, निचले स्तर भी है, मुझे सामाजिक लग रहा है स्तर पर जो इस राजनीतिक पे कार्यकर्ता ग्राउंड है, रिपोर्टिंग की बहुत उनकी भी ज्यादा भूमिका जरूरत है। एक सर्वे होने की आवश्यकता है कि वाकई ये स्थिति हुई, और अगर इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा आरोप अगर लग रहा है तो ये अपने आप में एक सोचनीय विषय हो जाएगा कि फिर आगे आने वाले SIR में फिर क्या होगा कि आप वोटर आईडी कार्ड देते हो और नाम ना लिखा हो लिस्ट के अंदर में, ये कैसे संभव है? मैं चाहूंगी राहुल आनंद जी, इन सब पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वोटिंग पैटर्न को बताइए, क्योंकि जब मतलब कहीं ना कहीं सांसें थोड़ी थम रही होंगी पहले चरण के चुनाव के फिर ये प्रतिशत को देख के, क्योंकि 60% से जब चीजें हुई हैं लालू यादव के पक्ष में सब कुछ गया है। अब तक का पैटर्न हम बता रहे हैं, जो पिछला पैटर्न रहा। किरण जी, स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर देखा जाए जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें जेडीयू 57, बीजेपी 48, लोजपा 13, हम एक भी सीट पे नहीं कैंडिडेट उतारा था क्योंकि उनको सेकंड फेज में है। और RLM की बात करें तो यानी कि इन सब ने मिलकर जो अपनी चुनावी अंजमाइश लगाई थी और जो गुंजाइश बना बैठे थे जनता के बीच में, उसका एक उदाहरण देखने को मिल गया है कि किस तरह से हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को प्रेरित किया कि आप आकर चुनाव में हिस्सा लीजिए और अपने बुद्धि विवेक से विकास करने वाली सरकार को चुनिए। अगर देखा जाए वोट पैटर्न के मामले पे तो इसके पहले भी अगर 2014 की बात कर लीजिए, फिर 2015 में जब चुनाव हुए थे उसकी बात कीजिए, फिर 2020 है, फिर 19, ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर नहीं राहुल जी, 1990 से चीजें लीजिए ना, जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता जो है वो RJD के हाथ में गई थी, तो जब 60% से अबव जो है वोटिंग रहा, तब लालू यादव जो है उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। और जब नीतीश के हाथ में ये सत्ता जाती है, उस समय तो आप नहीं थे अलायंस में, उस समय 45.85 के करीब जो है ये वोटिंग प्रतिशत था। तो जैसे जैसे वोट थोड़ा सा घटा, प्रतिशत चीजें घटी, उसमें जो है नीतीश आते चले गए हैं। और जब 60% से अबव रहा है, तब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। किरण जी देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये भी तो इसका हो सकता है कि एनडीए ने अपने वोटरों को, खास कर अपने जो वादे किए थे उस पे उनको खड़ा उतरने के लिए लोग विधानसभा में चुनाव का इंतजार हर पार्टियां करती है, उसमें जनता को कहीं ना कहीं हम पे भरोसा हुआ और उन्होंने हमें चुनने का काम किया। और साथ ही साथ इसका रिजल्ट तो 14 तारीख को पता चल ही जाएगा क्या होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके पहले 2020 की बात की जाए तो लगभग 56% वोटिंग हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी लगभग 75 सीट पे आई थी और RJD 78 सीट पे थी। और उस समय वोट प्रतिशत की बात कीजिए तो 23% के आसपास का आंकड़ा RJD का था और लगभग 22% के आसपास का आंकड़ा बीजेपी का था। लेकिन तमाम चीजों को देखा जाए तो सरकार किसकी बनी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। अगर देखा जाए तो उस समय उनकी ज्यादा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से जो SIR का प्रक्रिया को लेकर जो बातों को बताया गया था और समझाने का प्रयास किया गया था विपक्ष के द्वारा, वो नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया। अब वोट छोड़ की जो ये नारे लगा रखे थे वो तो चला गया, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने बहुत बड़े दिल के साथ जाकर बूथ स्तर पे जाकर उन्होंने जो वोटिंग डाला है, इससे बिल्कुल साफ है। चाहे बक्सर की बात कीजिए, भोजपुर की बात कीजिए, पटना की बात कीजिए, नालंदा की बात कीजिए, शेखपुरा की बात कीजिए, खगड़िया की होनी चाहिए, अब बेगूसराय है, जबरदस्त वोटिंग रही है। लेकिन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी ये बता रहे हैं, निशांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल मेरा आपसे, जो डॉक्टर फिरोज मंसूरी कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति, अपनी नागरिकता जस्ट देखने के लिए कि मेरा नाम है या नहीं, इस वजह से ये बम्पर वोटिंग हुई है। ये एक पहलू ये भी है, बाकी फैक्टर्स तो है ही कि विकास के नाम पे दिया, रोजगार जो महागठबंधन की तरफ से वादा किया गया उस पे भी कई लोगों ने वोट दिया, 10,000 जो अकाउंट में गया उस पे भी वोटिंग हुई है। लेकिन एक फैक्टर ये भी यहां पर काम कर रहा है कि मेरा नाम है या नहीं, ये भी देखने के लिए लोग जो है इस बार पोलिंग बूथ पर पहुंचे। आप कैसे देखते हैं निशांत जी? नमस्कार किरण जी। जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग अपने नाम को देखने के लिए, हमारी नागरिकता है कि नहीं, इस चीज को देखने और मापने के लिए वोट देने के लिए जा रहे हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस बार जनता बहुत जागरूक है और इस चीज को समझ रही है
कि बिहार में किस तरीके से पुनः एनडीए शासन का हम लोगों को स्थापित करना है, क्योंकि इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने भुगता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग वोट करने के लिए ज्यादातर नहीं निकलते, इस वजह से कि लोगों को लगता है कि नहीं फलाने एनडीए की सरकार बनेगी या फिर जो उनके समर्थित प्रत्याशी रहता है वो जीत जाएंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि लोग अब इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर एनडीए को हम फुल बहुमत नहीं देंगे, मेजोरिटी नहीं देंगे, तो फिर सरकार चलाने में दिक्कत आएगी और विकास की गति रुकेगी। मुझे लगता है यही एक कारण है और जनता ने, बिहार की जनता ने इस चीज को भली भांति देखा है कि किस तरीके से बिहार की विकास हुई है, डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हम लोग लगातार जनसंपर्क में लगे हुए थे और हम लोगों ने इस माहौल को बहुत करीबी से भापा है कि लोगों में काफी उत्सुकता है। लोग चाह रहे हैं कि कब वोटिंग का दिन आए, क्योंकि पहले चरण के चुनाव से पहले हम लोग जब प्रचार में थे तो वहां पे इस चीज को काफी करीब से देखा है और दूसरे चरण के भी 122 सीटों पे जो तैयारी चल रही है उसको लेकर भी बिहार की जनता काफी उत्सुक है और यही एक वजह है कि लोग चाहता है कि अपना बहुमूल्य वोट हम विकास के लिए दे और विकास की गति तेज तरीके से बढ़े। कौन सा फैक्टर निशान जी यहाँ पर काम किया आपके लिहाज से? रोजगार का या 10,000 आपका अकाउंट में डालने वाला, यानी पूरे एनडीए की तरफ से जो डाला गया वो फैक्टर काम कर गया है? क्या फैक्टर काम किया? या जंगल राज का जो लगातार इस पे तंज कसा जा रहा है आरजेडी के ऊपर में, तो कौन सा फैक्टर जो है आपको लगता है कि यहाँ पर काम किया है? देखिए किरण जी, जिस तरीके का हाल बिहार का था और मैं उस पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सभी को पता है, और जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, खास करके महिला सशक्तिकरण जो हुआ है और महिला काफी उत्साहित है इस चीज को लेने के लिए। सबसे मेन सवाल जो है और सबसे इस चीज को गौर करने की बात है कि एनडीए के 20 साल के शासन के बाद भी आप अगर ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो आपको एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीजें नहीं दिखेगी। इसका मतलब साफ है कि लोग हमारी सरकार से संतुष्ट है और लोग चाहते हैं कि एनडीए पुनः बिहार में स्थापित हो। ठीक है जितेंद्र जी, हाँ आप अपनी बात को भी रखिएगा। मेरा एक सवाल है, क्योंकि जो मैं राहुल जी से पूछ भी रही थी कि 60% के अबव जो पैटर्न बताता है कि लालू प्रसाद यादव के पक्ष में चीजें जाती हैं, क्या ये बेनिफिट, ये फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा? क्योंकि अलग है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की राजनीति ही कुछ अलग हुआ करती थी। तेजस्वी यादव भले ही परिवार से हैं, तेज प्रताप कहीं ना कहीं एक उसको डेंट लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के जो लीडर हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, उनके पक्ष में एडवांटेज जाएगा और वह इसलिए जाएगा कि तेजस्वी यादव जी ने मात्र 13 महीने 14 महीने की सरकार, उनकी सरकार बिहार के अंदर हुई और बिहार के अंदर जो उन्होंने 13-14 महीने 15 महीने का जो उनका सरकार था, उस सरकार के अंदर जो अपनी इच्छा शक्ति बिहार के प्रति जो व्यक्त किया और जो प्रकट किया, पूरे बिहार और पूरा देश ने देखा कि वही दल के लोग विपक्ष में जो विपक्ष में हुआ करते थे, वो तेजस्वी यादव से ही सवाल करते थे क्या अपने बाप के घर से नौकरी लाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करते हुए इस 13-14 महीने 15 महीने की सरकार में 15 लाख युवाओं, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लेकिन और नीतीश बिहार के नौजवान, नीतीश जी तो कहते हैं कि वो अपने मोरल पे रहे ही नहीं, इसीलिए मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी और फिर मैं बीजेपी के साथ आ गया, क्योंकि वापस से वही जंगल राज वाली। नहीं विषय से नहीं, विषय से विषांतर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरा ये, क्योंकि अगर इतना बेहतर काम किया तो जनता भी तो कहीं ना कहीं आवाज उठाती, और अगर इतना 15 लाख नौकरी, मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन नीतीश ने फिर साथ क्यों छोड़ दिया? किरण जी, नीतीश जी ने भाजपा के अंडर प्रेशर में पलटी मारी, ये पूरे बिहार और पूरा देश जानता है कि किस प्रकार नीतीश जी के ऊपर दबाव बनाया गया सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का। मजबूरन नीतीश जी अपने व्यक्तित्व को और अपनी सरकार को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा के गठबंधन में शामिल हुए। ये पूरे देश और पूरा भारत, पूरा बिहार जानता है कि इसमें क्या खेला हुआ था। तो इस विषय वस्तु पे हमें नहीं जाना है। मैं थोड़ा सा इसके लिए ना डिसअपॉइंट हो जाती हूँ जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ जब आपके पक्ष में कोई चीजें ना हो तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सबको ले आते हैं।
लेकिन वहीं देखिए 65% बम्पर एक चीज वोटिंग हुई बताइए, है जो नहीं नहीं नहीं, पैटर्न ठीक बता रहा है है आपके किरण पक्ष जी, में है। किरण जी आप कह मुझे- रहे हैं कि किरण एंटी जी आप मुझे इनकम्बेंसी है यहाँ। बताइए, किरण जी आप मुझे बताइए, देश भर में विपक्षी नेताओं के ऊपर कितने ईडी सीबीआई लगे और सत्ता पक्ष के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कितने ईडी सीबीआई लगे? सत्ता पक्ष में तो एक से एक आपको भ्रष्ट नेता है। हेमंत बिस्वा सरमा कौन है? असम के मुख्यमंत्री सर कौन है? कंप्लेन करिए, कंप्लेन महाराष्ट्र के करिए, अगर मुख्यमंत्री कौन है? फिर ईडी, सर कंप्लेन करिए, अगर फिर मुख्यमंत्री ईडी ना कौन है? लगे उनके पीछे क्यों तो फिर ये सवाल लोग सब उठाइएगा। ये तमाम सर, जो मैं- राजनेता मेरा हैं, ये कहना क्या है कि भारतीय सर जनता कंप्लेन पार्टी करिए। वॉशिंग मशीन से धुले व्यक्ति हैं सर क्या? एक बार कंप्लेन तो करिए, ये लोग जब फिर विपक्ष ईडी में हुआ सीबीआई करते ना थे, करे अपना काम तो उनके फिर ऊपर सवाल कैप्टन आरोप उठाइएगा, लगता था। फिर सवाल किरण जी, उठाइएगा, यही- लेकिन कंप्लेन बहुत जरूरी है ना सर, कंप्लेन नहीं नहीं, करिएगा। जी किरण आ जी, रही यही हूँ लोग जब- राहुल जी 30 सेकंड्स में इसका जवाब दे दीजिए आप। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी के पास जाऊंगी। हमारे विपक्ष के नेताओं की सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्योंकि ये जो सुविधा ढूंढते हैं वो भारत सरकार नहीं देती है इनको। दिल्ली से लेकर पटना तक की बात करें तो इनके सारे नेता जमानत पे बाहर हैं। अगर वो सच में कल्पित नहीं है, दोषी नहीं है, तो फिर वो जमानत पे कैसे बाहर हैं? ऐसे तमाम चीजें हैं। साथ ही अगर एक बात कर ले कि लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार में लड़ रहे हैं, उनपे तो चार्जेस लग गए हैं, अब वो केस चल रहा है प्रतिदिन में, लेकिन इन लोगों को समझ से परे की चीजें आती है। इनको लगता है कि हमें क्यों नहीं विशेष सुविधाएं मिल रही है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आपसे इस चीज को समझना हम थोड़ा सा चाहेंगे। पैटर्न तो चीजें चल ही रही हैं, इस बार जो ये 11 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होना है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कितने प्रतिशत एक वोटिंग जो है संभावना इसको देखते हुए चीजें पहुंच सकती है? कि बात जब आती है कि कितने प्रतिशत से इतना इनका हो गया, तो याद रखना चाहिए और सबको याद रखना चाहिए कि मात्र 12,000 वोट से तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता पिछले बार पीछे हो गए थे, चूक गए थे। तो ये तो पहले दिमाग में रखें, 56% हो गए, 57% हो, 65% हो गया है। 65% के बाद आप देखिए कि सीमांचल का चुनाव है, मिथिलांचल से सीमांचल का 30% से लेके 75% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पूरा बेस जो है सीमांचल पर है, 122 सीट, और यहाँ पर दाव सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले फेज में दाव लगी थी नीतीश कुमार जी पर, और नीतीश कुमार जी पर जैसे नेतृत्व का जो एक नैरेटिव रचा गया, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। और यही वजह है कि नीतीश जी को लोगों ने एक मॉडल के रूप में लिया है, एक डेवलपमेंट के रूप में लिया है, और उसका खमियाजा एनडीए में देखिएगा कि बजाते नीतीश जी को जैसे नेतृत्व समझा रहे थे, कल से नेतृत्व नहीं समझा रहे हैं, कल से उन्होंने बताना शुरू किया कि सीएम है। इसका बिल्कुल असर होगा सीमांचल सर, पे। ये तो क्लियर तो पहले कर दिया गया। सर एक और पीके प्रशांत किशोर क्या किंगमेकर बन सकते हैं? उनका दावा है पूरे सीन से गायब है। देखिए प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को मुद्दे बताए, जानकारी दी, लोगों को अवेयर किया। प्रशांत किशोर का ये डर नहीं है। प्रशांत किशोर का हो सकता है जो 2030 का चुनाव होगा उसमें कुछ वो बेहतर करेंगे। माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है बातचीत करने के लिए।